नमस्कार साथियों, मैं गोविंद मालवीय आपका हार्दिक स्वागत करता हूं एक बार फिर से। और इस ऑनलाइन क्लास के अंदर इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के अंदर हम भारत के इतिहास का अध्ययन कर रहे थे। और इस अध्ययन सीरीज के अंदर हमने प्राचीन भारत के इतिहास की हर एक बारीकी को काफ़ी बारीकी से देखा था, जो कंपटीशन के हिसाब से काफ़ी महत्वपूर्ण सीरीज थी। और इसके अंतर्गत आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, हम भारत के इतिहास का हर एक मुद्दा हमने कवर किया है। और हमारी जो बात चलते चलते मध्यकालीन भारत के इतिहास में चली थी, तो वह बात थी लास्ट वीडियो के अंदर जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर की। देखिए दोस्तों, मैंने अकबर के बारे में बताया था आपको कि जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर जो है उनका शासनकाल जो है 1556 ईस्वी से 1605 ईस्वी के मध्य तक है। ठीक है, इस शासनकाल के अंतर्गत हमने ये देखा था कि इनके शासनकाल को 3 भागों में हमने डिवाइड किया था, जिसमें हमने संरक्षण काल देखा था 1556 से लगाकर 1560 के बीच में। फिर पेटीकोट शासन देखा था, जिसमें इनकी सौतेली अम्मियां महामनगा, जीजिया नगा, अतका खेल इत्यादि का वर्चस्व रहा था। तो वह समय था 1560 से लगाकर 1562 के मध्य। उसके बाद में हमने 1562 से लगाकर 1605 के बीच में जलालुद्दीन अकबर का स्वतंत्र समय देखा था। तो मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पर आइडिया बता दूं कि जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर के शासनकाल के अंतर्गत मैंने सबसे पहले कवर किया था इनके राजनीतिक जीवन को और प्रमुख युद्धों को। तो राजनीतिक जीवन के अंतर्गत मैंने सबसे पहले चर्चा की थी जलालुद्दीन के समय 1556 को एक युद्ध हुआ था पानीपत का। पानीपत का दूसरा युद्ध हुआ था। हम अक्सर इतिहास में पढ़ते हैं कि यह अकबर और हेमू के मध्य हुआ था, लेकिन मैंने पिछले वीडियो में पूरा क्लियर किया था कि ये एग्जैक्टली युद्ध किसके बीच में था। ठीक है, उसके बाद में 1562 ईस्वी के अंदर हमने बात की थी मालवा विजय की। उस मालवा विजय में मैंने बताया था कि बाज बहादुर के खिलाफ यह सैनिक अभियान था अकबर के सौतेले भाई द्वारा। उसके बाद में मैंने बात की थी 1562 में ही एक युद्ध, 1562 में राजपूताना के साथ संबंध, जिसमें मैंने आपको बताया था कि आमेर के राजा भारमल के साथ में वैवाहिक संबंध जोड़े थे जलालुद्दीन अकबर ने। ठीक है, जिसके अंतर्गत मैंने बात की थी कि जब जलालुद्दीन की जो बेगम है रुकैया बानो, उसके कोई संतान नहीं थी, तो दोनों मियाँ बीवी यानी जलालुद्दीन अकबर और उसकी बेगम रुकैया बानो दोनों जो है अपने गुरु सेखू बाबा, जिन्हें ये प्यार से सेखू बाबा कहते थे, ओरिजिनल में उनका नाम था शेख सलीम चिश्ती। शेख सलीम चिश्ती के पास में ये पहुंचे और शेख सलीम चिश्ती के कहने पर ये दोनों अजमेर जियारत के लिए मियाँ बीवी निकले थे, रुकैया बानो और जलालुद्दीन स्वयं। और पैदल जियारत थी उनकी 1562 में। करीब 3 जनवरी 1562 को वे रवाना हुए थे अजमेर शरीफ की ओर। और करीब 20 जनवरी 1562 को आमेर के राजा भारमल ने अपने 10 बेटे, 3 पोते और एक पुत्री अकबर की सेवा में भेज दी थी। वापस लौटते समय जियारत से वापस यानी अजमेर शरीफ से लौटते समय मैंने बताया था आपको 6 फरवरी 1562 को जलालुद्दीन ने जो है सांबर के अंदर हरका से निकाह पढ़ा था। ठीक है, और उसी हरका से उत्पन्न हुआ था शहजादा नूरुद्दीन सलीम खान। उसके बाद में मैंने आपको बताया था कि जलालुद्दीन का नेक्स्ट सैनिक अभियान है 1562 के अंदर ही, वह है गोंडवाना विजय। गोंडवाना जिसे हम अमरकंटक का विजय भी कह सकते हैं। और यह मैं बताते बताते थोड़ा सा बीच में वीडियो जो है वह कट हो गया था किसी तकनीकी खामी की वजह से, और वह वीडियो में कवर नहीं हो पाई थी पूरी बात। तो हम यहां से आज चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। देखिए, गोंडवाना अमरकंटक मध्य प्रदेश के अंदर है और यहाँ के जो शासक थे जिनका नाम था चंदेल, राजपूत शासक थे जिनका नाम था दलपत सिंह। दलपत सिंह चंदेल की मृत्यु हो चुकी थी और उनकी एक रानी थी जिनका नाम था रानी दुर्गावती। तो अमरकंटक राज्य को दुर्गावती से छीनना चाहता था आसफ खान, अकबर का सौतेला भाई। ठीक है,
और रानी दुर्गावती को पाना चाहता था। रानी दुर्गावती और दलपत सिंह की एक संतान हुई थी जिसका नाम था वीर नारायण। ठीक है, ये वीर नारायण नाम का दो अबोध बालक था, 2 साल का बताया जाता है ये बच्चा था, और इसको राज्य लेने नहीं दिया गया और आसफ खान ने आक्रमण कर दिया रानी दुर्गावती के खिलाफ। आसफ खान अकबर का सौतेला भाई, उसने आक्रमण कर दिया अमरकंटका यानी गोंडवाना राज्य पर। ठीक है, और रानी दुर्गावती है वह वीर नारायण को अपनी पीठ पे बांधकर, ठीक है, भयंकर तरीके से लड़ी थी और इतना खतरनाक लड़ी थी, अकेले वीर नारायण को लेकर अकेले इतना खतरनाक लड़ी थी जिससे 2 बार मुगलिया सेना के इस सेनापति आसफ खान के पैर उखाड़ चुकी थी ये, और पहाड़ियों में से चमचमाती तलवार लेकर घोड़े पर बैठकर ये रानी दुर्गावती ऐसे आती थी, करीब 10-15 हजार इन्होंने मुगल सैनिकों को अकेले के दम पर मारा था। आपने सुना होगा खूब लड़ी वो तो मर्दानी झांसी वाली रानी थी, लेकिन यहां पर मैं एक शब्द इस्तेमाल करूंगा कि खूब लड़ी वो मर्दानी दुर्गावती थी। हालांकि मैं ये नहीं कह रहा हूं कि रानी लक्ष्मीबाई का रोल इतिहास में है नहीं और रानी लक्ष्मीबाई ने कुछ नहीं किया। मैं अगर दोनों की तुलना करूं, ठीक है, रानी दुर्गावती और रानी लक्ष्मीबाई की, तो दोनों में मुझे कोई कमतर नजर नहीं आती। ठीक है, उल्टा मुझे रानी दुर्गावती ज्यादा शक्तिशाली नजर आती है। इनका इतिहास कभी फुर्सत से आप निकाल कर खंगाल कर पर्सनली पढ़िएगा, वैसे नेशनल लेवल की हिस्ट्री में इतना डेप्थ से आपको नहीं पूछा जाता, इसलिए मैं शॉर्ट में ही बता रहा हूं। सिर्फ इतना याद रखना है कि रानी दुर्गावती अकेली मुगल फौज से भिड़ी थी अपने बेटे वीर नारायण को सिंहासन दिलवाने के लिए अमरकंटका का, और ये रानी दुर्गावती दलपत सिंह चंदेल वहां के राजा की विधवा थी। ठीक है, सेम वही कंसेप्ट है जैसा रानी लक्ष्मीबाई के साथ में हुआ था, अंग्रेजों ने किया था, उनके बेटे को जो है गोद प्रथा निषेध कानून के तहत जैसे झांसी नहीं लेने दी गई थी, वैसे ही इनके बेटे को भी अमरकंटका अर्थात गोंडवाना राज्य नहीं लेने देना चाहते थे ये मुगल। ठीक है, उसके बाद में जलालुद्दीन अकबर ने जो नेक्स्ट सैनिक अभियान किया वह सैनिक अभियान था जिसके बारे में मुझे चर्चा करनी थी, वह था चित्तौड़ का। देखिए ये लड़ाई थोड़ी लंबी लड़ी गई थी, 1562 से 64 के मध्य यह लड़ाई लगभग लड़ी गई थी। ठीक है, नेक्स्ट है चित्तौड़ युद्ध। ये 1567-68 के मध्य माना जाता है। देखिए ये डबल डेट में क्यों लगाता हूं और इतिहास में क्यों लिखी होती है, अक्सर आपने देखी होगी एग्जैक्ट डेट नहीं लिखी होती। ठीक है, एग्जैक्ट जो युद्ध के जीतने की डेट है वो मिल जाती है, ऐसा नहीं है कि नहीं मिलती, लेकिन आप देखना ईयर हमेशा स्लॉट में लिखे होते हैं, जैसे 1567, 68, 1534, 35 ऐसे लिखे होते हैं, अक्सर आपने पुस्तकों में देखा होगा। उसकी वजह यह है कि ये युद्ध है, ठीक है, एक दिन का खेल है नहीं। अब आप सोचो कि जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर अगर चित्तौड़ अभियान के लिए आएगा तो क्या 1568 में फ्लाइट से आके निकल जाएगा क्या? कोई हवाई जहाज का जमाना तो है नहीं, वो दिल्ली से रवाना होगा, आगरे से रवाना होगा, चित्तौड़ तक पहुंचेगा, चित्तौड़ जीतकर वापस लौटेगा, समय तो लगेगा। तो दरअसल यूं है कि जलालुद्दीन अकबर 1567 ईस्वी में आगरे से रवाना हुए थे और 1568 में उन्होंने चित्तौड़ किला जीता था, इसलिए संयुक्त रूप से कहलाती है 1567-68। ठीक है, एग्जैक्ट डेट भी जरूरत होगी तो मैं आपको बता दूंगा। देखिए जलालुद्दीन अकबर के बारे में मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था कि वह महामनगा, जीजी अनगा, अथका खेल, इसके अलावा उनके बदमाश बच्चे आसफ खान, अधम खान के चक्कर में काफी फंसे हुए थे, परेशान थे। उन्हें खुद को ये लगता था कि मेरी बादशाहत, मेरी हुकूमत नहीं है और ये अपनी मनमानियां करते हैं, इसलिए जलालुद्दीन स्वयं चाहते थे कि वह अपनी स्वतंत्रता, अपनी स्वाधीनता स्वयं हासिल करें, इसलिए उन्होंने चित्तौड़ की तरफ सैनिक अभियान किया था। तो इसका मतलब साफ है कि यह जलालुद्दीन द्वारा स्वयं के नेतृत्व में किया गया प्रथम सैन्य अभियान है। अगर आप पूछा जाए आपको कि जलालुद्दीन अकबर ने अपने खुद के बलबूते पर, जिसमें वो खुद सेनापति थे,
उन्होंने सबसे पहला सैनिक अभियान कौन सा किया था? तो आप उत्तर देंगे चित्तौड़ 1567-68 को। देखिए जलालुद्दीन इस आक्रमण में, देखिए इसका रिलेशन राजस्थान से भी है, राजस्थान हिस्ट्री से भी है, हम इसलिए थोड़ा सा इसको डेप्थ से जाएंगे। देखिए उस समय मेवाड़ के महाराणा थे उदय सिंह। उदय सिंह मेवाड़ के महाराणा, ठीक है, और ये वही उदय सिंह जी हैं जिनके पुत्र हैं महाराणा प्रताप, ठीक है। तो जलालुद्दीन ने पहली बार कोई सैनिक अभियान किया था अपने नेतृत्व में। वह 65,000 सेना और 25 तोपें लेकर चित्तौड़ की तरफ रवाना हुआ। कुल मिला के इस आक्रमण का जलालुद्दीन का उद्देश्य है कि स्वयं को वो बादशाह सिद्ध करना चाहते थे। करीब 65,000 सैनिकों को लेकर वे चित्तौड़ की तरफ निकले। मेवाड़ की राजधानी उस समय चित्तौड़ हुआ करती थी और उस चित्तौड़ को जीतने के लिए निकले और लगभग 8.5 महीने तक किले को घेरे रखा। किले की दीवारें उड़ाने के लिए उन्होंने अंदर सुरंगें भी बनवाई और उसमें बारूद भरा गया। करीब 6-7 महीने तक ये प्रोग्राम चलता रहा। रोज किले की दीवारों में दरारें आती और वहां के स्थानीय जो सरदार हैं उन दरारों को भरवाते रहते, वो भरवाते और वो वापस दिन को उस दरारों को उकेड़ देते। एक समय की बात है, किले के अंदर जब किले के किलेदार महाराणा उदय सिंह के एक खास थे जिनका नाम था जयमल राठौड़, ये नागौर से थे। जयमल राठौड़ रात को हाथ में मशाल लिए जब किले की मरम्मत करवा रहे थे, जो दरारें आ रखी थी उसकी मरम्मत करवा रहे थे, तो जलालुद्दीन की नजर जो है उस दरार के अंदर पड़ी, ठीक है। तो उन्होंने तुरंत अपनी एक संग्राम नाम की तोप मंगवाई, छोटी तोप, जिसे जिंसी तोप कहते हैं। पुस्तकों में बंदूक लिखा हुआ है और मैं आपको बता दूं उस जमाने में बंदूकें नहीं आई थी, छोटी तोपें होती थी जो हाथ से चलाई जाती थी, जिन्हें जिंसी कहा जाता था। मुगलिया साम्राज्य में छोटी तोपों को जिंसी कहा जाता था। अगर पूछा जाए कि जिंसी क्या है तो मत समझ लेना कि मुगल काल में जो जिंस का आविष्कार हुआ था उसे जिंसी कहते हैं। जिंसी छोटी तोपें होती थी। तो जिंसी नाम की तोप थी एक छोटी, जिसका नाम था संग्राम, ठीक है। वो तोप मंगवाई और उस दरार के अंदर निशाना साधकर जलालुद्दीन ने वो तोप चलाई और इत्तेफाक से वो तोप जयमल राठौड़ के पैरों को लगी। वो नाइट थी करीब 24 फरवरी 1568 ईस्वी की, ठीक है। तो जयमल जख्मी हो चुके थे। किले के अंदर 600-700 लोग थे मात्र। बाकी सारी सेना लेकर उदय सिंह जी जो है वह उदयपुर की तरफ चले गए थे, उदयपुर की रक्षा करने के लिए। और रात को जयमल राठौड़ की बहन और एक अन्य किलेदार फतेह सिंह सिसोदिया की पत्नी, नाम था फूल कंवर, के नेतृत्व में यहां जौहर हुआ। 24 फरवरी 1568 की मध्य रात्रि को जलालुद्दीन समझ गए कि अगले दिन या रात को ही ये जो राजपूत हैं किले के द्वार खोलकर युद्ध लड़ेंगे, ठीक है। और ऐसा ही हुआ। 25 फरवरी 1568 को किले के द्वार खोल दिए गए और 600 राजपूतों ने 65,000 के मुगल फौज के साथ में जमकर भयंकर युद्ध किया। जयमल राठौड़ जख्मी भी हो चुके थे, उनके टांग को लगी थी संग्राम नाम की, अभी मैंने बताया तो वो लगी थी, इस वजह से वो जख्मी भी थे। अपने भतीजे, जयमल के भतीजे थे जिनका नाम था कल्ला राठौड़, जो मेवाड़ में लोक देवता कहलाते हैं, 4 हाथों वाले। कल्ला जी पर जयमल राठौड़ बैठे, दोनों हाथों में, दोनों चाचा भतीजा के हाथों में 2-2 तलवारें थी और भयंकर तरीके से उन्होंने लड़ाई की। और इस दरमियान जयमल राठौड़ जी का जो है सिर कट भी गया था। लगभग 6 घंटे तक चाचा भतीजा जो है वह करीब 15 से 20,000 मुगल सैनिकों का कत्लेआम कर दिया था इन्होंने, ठीक है। इसलिए तो कहते हैं शीश लड़े और धड़, शीश कटे और धड़ लड़े, उसे कहते हैं राजपूत। वास्तव में ये राजपूत है। इन्हीं दोनों को संयुक्त रूप से जयमल फत्ता कहा जाता है, जो आपने अक्सर नाम सुना होगा, जयमल फत्ता। और इस तरह से 25 फरवरी 1568 को जलालुद्दीन ने संपूर्ण मेवाड़ पर, और मेवाड़ की राजधानी है चित्तौड़ पर, अधिकार कर लिया। मेवाड़ वालों को दूसरे राजपूत चिढ़ाते भी थे कि मेवाड़ ऐसा है जिसका सुहाग जो है चित्तौड़, वह जलालुद्दीन ने छीन लिया है, अब वह एक विधवा बन चुका है। और यही बात बहुत दुख देती थी महाराणा उदय सिंह जी की विधवा रानी
जिनका नाम था जयवंता बाई या जयवंता कौर, उन्होंने अपने पुत्र महाराणा प्रताप को यही बताया था कि लोग हमें चिढ़ाते हैं कि मेवाड़ जो है एक ऐसी विधवा के समान बन चुका है जिसका सुहाग चित्तौड़ जो है वह जलालुद्दीन अकबर ने ले लिया है। तो इस सैनिक अभियान के बाद में अगर मैं चर्चा करूं तो जलालुद्दीन का नेक्स्ट सैनिक अभियान था वह था कालिंजर पर। कालिंजर वर्तमान ग्वालियर के पास में 1568 ईस्वी को ही यह सैनिक अभियान हुआ था। 1568-69 के मध्य मान सकते हैं आप। इसमें ताज खान के विरुद्ध आक्रमण किया था। यह ताज खान जो है वह शेरशाह सूरी का बेटा है। इसी ताज खान ने अकबर की सेना के सामने सरेंडर कर दिया था, आत्मसमर्पण कर दिया था। फिर भी अकबर ने यहां भयंकर कत्लेआम मचाया। ताज खान का एक बेटा था हकीम खान, हकीम खान सूर। इसी वजह से ये हकीम खान सूर जो है वह महाराणा प्रताप के पक्ष में झुक गए थे और मेवाड़ में हल्दी घाटी युद्ध के सेनापति यही पठान हकीम खान सूर थे, जो कि शेरशाह सूर के पोते हैं, ठीक है, ताज खान के पुत्र। उसके बाद में जलालुद्दीन ने नेक्स्ट अभियान किया रणथंबोर का। यह 1569 को हुआ था। यह भी सैनिक अभियान जो सुरजनहाड़ा के खिलाफ था। सुरजनहाड़ा जो कि रणथंबोर राजस्थान के अंदर एक शासक था, उसके खिलाफ सैनिक अभियान किया था। तो ये मुख्य सैनिक अभियान है। आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। वैसे मैंने आपको बताया था जलालुद्दीन अकबर की जो राजनीतिक जीवन की युद्ध शैली है वह काफी लंबी है, युद्ध काफी लंबे चौड़े हैं, इसलिए हम इसको शॉर्ट में जल्दबाजी में नहीं ले सकते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट जलालुद्दीन अकबर का नेक्स्ट सैनिक अभियान था 1572-73 में। वह गुजरात विजय थी। इस गुजरात विजय को करने के लिए जलालुद्दीन ने शेर खान एवं नासिर खान, ये दोनों पिता पुत्र थे, जहाजों को लूटने का काम करते थे और सूरत बंदरगाह में इन्होंने तांडव मचा रखा था। देखिए मैं आपको बता दूं, मुगल काल में सबसे प्रमुख बंदरगाह था सूरत और यहां से मसाला व्यापार होता था, यूरोप को जाता था सारे मसाले, ठीक है। तो सूरत बंदरगाह को ये लुटेरे लूट लेते थे। तो सूरत बंदरगाह को मुक्त करवाने के लिए जलालुद्दीन अकबर ने अपना सेनापति सिपाह सलार, जिसका नाम था भगवान दास, और उनके बेटे मान सिंह, ये दोनों आमेर से थे। और आपको पता ही है 1562 में इन्होंने अधीनता स्वीकार कर ली थी। एक है भारमल के पुत्र और एक है भारमल के पोते। इन दोनों को भेजा था इन शेर खान और नासिर खान के विरुद्ध, और भगवान दास और मान सिंह ने बड़ी सूझबूझ के साथ में इन लुटेरों को समाप्ति नहीं किया, अपितु पूरा गुजरात सूबा जीतकर मुगल साम्राज्य के कदमों में डाल दिया था। और इसी विजय के उपलक्ष्य में जलालुद्दीन ने फतेहपुर सीकरी में, अपनी राजधानी में, बुलंद दरवाजा बनवाया था। ध्यान रखना इस बात को, आ सकता है एग्जाम में। जो एशिया का सबसे बड़ा दरवाजा है, एशिया में सबसे बड़ा दरवाजा, ठीक है, ये फतेहपुर सीकरी के अंदर जलालुद्दीन अकबर ने बनवाया था, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट सैनिक अभियान है जलालुद्दीन अकबर का, जो मानसिंह ने ही किया था। 1575-74-75 में वो बिहार विजय की थी। बिहार में दो जगह थी, एक था बिहार प्रॉपर और एक था भागलपुर। बिहार में एक लुटेरा था दाऊद खान और भागलपुर का राजा था जिसका नाम था संग्राम सिंह गढ़वाल। संग्राम सिंह गढ़वाल ने मुगल अधीनता स्वीकार कर ली थी और दाऊद खान को गिरफ्तार करके उसकी लूटपाट से मुक्ति दिलाने के लिए इसी मानसिंह कछवाहा ने सैनिक अभियान किया था, बिहार विजय की थी। और इसी समय मानसिंह को बिहार सूबेदारी मिली थी, ठीक है। मानसिंह जो है इसी विजय के बाद में बिहार सूबेदार बने थे।
तो मानसिंह की ये पहली सूबेदारी है, बिहार सूबेदारी, जो राजस्थान हिस्ट्री में भी आपके काम आएगी। ठीक है, उसके बाद में एक प्रसिद्ध युद्ध हुआ था 1576, जिसे हम हल्दी घाटी का युद्ध कहते हैं। 21 जून 1576 को मेवाड़ महाराणा प्रताप सिंह के खिलाफ। यह बहुत ही भयंकर युद्ध है, इसके बारे में मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, आपको बना के बताऊंगा मैं। हालांकि इंडियन हिस्ट्री के लिहाज से यह सिर्फ जलालुद्दीन अकबर का एक राजनीतिक सैनिक अभियान के तहत एक पॉइंट के रूप में आता है, लेकिन राजस्थान हिस्ट्री में इस युद्ध का बहुत ही बड़ा महत्व है और इसका काफी बारीकी से सवाल आता है, लेकिन नेशनल लेवल की हिस्ट्री से बारीकी से सवाल नहीं आता। इस हल्दी घाटी युद्ध को कर्नल जेम्स टोड ने मेवाड़ की थर्मोपली कहा है। और इसके अलावा बदायूनी, अलग से हम इनको देखेंगे इनकी पुस्तकों के बारे में। बदायूनी ने इसे गोगुंदा का युद्ध कहा है और अबुल फजल ने इसे खमनोर का युद्ध कहा है, जो मेवाड़ महाराणा प्रताप सिंह के खिलाफ लड़ा गया था 85,000 सैनिकों के साथ में। यही मानसिंह कछवाहा जो मेवाड़ विजय के लिए गए थे और उल्टा वहां पर काफी हद तक सैनिक नुकसान करवा के आए। नेशनल लेवल की हिस्ट्री में इसकी डेट बताई जाती है 21 जून 1576, लेकिन स्टेट लेवल की हिस्ट्री में 18 जून 1576 इसकी डेट बताई जाती है। ठीक है, इसलिए दोनों डेटों में काफी फर्क है। आप जून 1576 जून 1576 ही माने, ठीक है। लेकिन राजस्थान सरकार ने वर्तमान में इस युद्ध में जो जीत घोषित की है वह मेवाड़ की अर्थात महाराणा प्रताप की जीत घोषित कर रखी है राजस्थान सरकार ने, लेकिन अभी भी नेशनल लेवल की हिस्ट्री की पुस्तकों में अकबर की जीत इस युद्ध में बताई जाती है। हालांकि इस युद्ध की काफी लंबी चौड़ी डिटेल्स है, अगर मैं चर्चा करूंगा तो पूरा जो एक वीडियो है वो पूरा इसी के ऊपर चला जाएगा। एक वीडियो भी कम पड़ेगा मेरे ख्याल में, जितना मैं जानता हूं इस युद्ध के बारे में उतना तो मेरे ख्याल से 2-4 घंटे भी कम पड़ जाए। ठीक है, तो हल्दी घाटी का प्रसिद्ध युद्ध हुआ। उसके बाद में जलालुद्दीन अकबर ने मानसिंह को भेजा नेक्स्ट सैनिक अभियान के लिए, और वह था 1500 गुजरात के बाद बिहार के बाद हल्दी घाटी कुंभलगढ़। यस, 1578-79 के आसपास काबुल वर्तमान अफगानिस्तान में है, और अफगानिस्तान के अंदर काबुल नामक स्थान पर अकबर का सौतेला भाई मिर्जा हाकिम ने विद्रोह कर दिया था। और काबुल के पास में एक किला है नीलव, उस नीलव किले में अकूत दौलत थी। उस अकूत दौलत को खुद मिर्जा हाकिम सारा डकारना चाहता था, बटोरना चाहता था। तो इस नीलव किले को मुक्त करवाने के लिए जलालुद्दीन अकबर ने एक बार फिर से मानसिंह कछवाहा को काबुल भेजा था। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट सैनिक अभियान हुआ लगभग 1579-80 के आसपास। वह था कंधार, स्वात, बाजोर, मकरान, थट्टा, बलूचिस्तान, ये सारी संयुक्त सैनिक विजय थी जिसका नेतृत्व स्वयं जलालुद्दीन अकबर कर रहे थे। और इस सैनिक अभियान के अंदर स्पेशली कुछ कबायली जनजातियां थी, जिसमें यूसुफजई, रोशनियाई, आफरीदी, ये कुछ कबायली थे, खानाबदोश थे, जो वहां की स्थानीय जनता को तंग करते थे। और एक साथ ये सैनिक अभियान किया गया था। करीब मुगलों के 14 सिपा सालारों ने एक साथ युद्ध किया था, और इस विजय के दौरान जो है मानसिंह कछवाहा साथ नहीं थे, बाकी सारे के सारे साथ थे। और मैं आपको बता दूं, इन्हीं रोशनियाई कबायलियों ने खेबर दर्रा जो है, इस खेबर दर्रे में पीछे से हमला किया था बीरबल पर।
और बीरबल जो है इसी खैबर दर्रे में शहीद हो गया था। पीछे से हमला किया गया था बीरबल के ऊपर, बीरबल की सैनिक टुकड़ी पर। और रोशनियाई कबायली जो वर्तमान में ये आतंकवादी किस्म के लोग वर्तमान में भी हैं, पहले भी थे, खैबर दर्रे में शहीद हुए थे। इतना ही नहीं, थट्टा नामक स्थान पर खुद जलालुद्दीन अकबर को कबायलियों ने पकड़ लिया था। वो तो भला हो बीकानेर के कुंवर राय सिंह का कि उन्होंने थट्टा में जलालुद्दीन अकबर की जान बचाई, अन्यथा जलालुद्दीन भी उस दिन मारा जाता। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट सैनिक अभियानों की अगर मैं बात करूं जलालुद्दीन अकबर की, तो बहुत लंबा चौड़ा इनका राजनीतिक जीवन है, बहुत लंबा चौड़ा। नेक्स्ट अगर सैनिक अभियान की अगर चर्चा करें तो नेक्स्ट सैनिक अभियान के अंतर्गत आता है इनकी विजय जो है वह है बंगाल विजय। बंगाल विजय, ये सारी जो बंगाल सूबेदारी है वह मानसिंह को मिली थी और मानसिंह ने यहां पर 3 सूबों को जीता था। बंगाल, जिसे वर्तमान में बांग्लादेश कहते हैं, जिसको हम पूर्वी बंगाल कह सकते हैं। इसके अलावा कूच बिहार, ये कूच बिहार जो है वर्तमान में सिक्किम दार्जिलिंग वाला क्षेत्र, ठीक है, और इसके अलावा उड़ीसा और एक था बिहार। इन 4 जगहों पर एक साथ मानसिंह ने काफी लंबे समय तक यहां विजय हासिल की थी। मान के चले आप 1595 तक यह सैनिक अभियान हो सकता है। 1580 से 1595 के बीच में यह सैनिक अभियान हो सकता है। पूर्वी बंगाल का राजा था केदार राय और कूच बिहार का राजा था लक्ष्मी नारायण और उड़ीसा का नासिर खान और बिहार का वही दाऊद खान। ये दाऊद खान के कारागृह से आजाद हो चुका था, जिसको 1574 ईस्वी में खुद मानसिंह ने कारागृह में डाला था। आजाद होकर फिर से लूटपाट करने लगा। ये गुजरात का वो शेर खान का बेटा नासिर खान अब इस इलाके में लूटपाट करता था नासिर जंग के रूप में। और कूच बिहार का राजा लक्ष्मी नारायण भी वहां पर जनता को तंग करता था और ये तंत्र के बहाने केदार राय जो है निर्मम बच्चों की बलियां भी दिया करता था। इस कारण से जलालुद्दीन अकबर ने यह सैनिक अभियान करवाया था। और इस सैनिक अभियान के दौरान जो है मानसिंह शीला माता की मूर्ति आमेर किले में ले आए थे इसी केदार से। और इसी बंगाल विजय के उपरांत जो है मानसिंह को बंगाल की सूबेदारी दी गई। सर्वाधिक 7000 मनसब भी दिया गया, जो मुगल काल में सबसे बड़ा ओहदा था। तथा फरजंद राजा जिसे हम पुत्र कह सकते हैं और मिर्जा राजा यानी शाही परिवार का व्यक्ति की उपाधियां भी मानसिंह को प्रदान की थी जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर ने और 3 सूबों की संयुक्त सूबेदारी भी प्रदान की थी। तो नेशनल लेवल की हिस्ट्री में बंगाल विजय जो है काफी महत्वपूर्ण हो जाती है जलालुद्दीन अकबर के लाइफ की। जलालुद्दीन के अकबर के लाइफ की फर्स्ट एंड लास्ट विजय तो आपको याद रखनी है। इसके अलावा महत्वपूर्ण विजय जिसमें महत्वपूर्ण युद्ध जिसमें हल्दी घाटी और बंगाल भी आपको याद रखना है। ये 4 याद रख लीजिए। जलालुद्दीन अकबर का राजनीतिक जीवन आपका समाप्त समझो। साथ ही साथ आपको क्रमबद्ध एक क्रम पता होना चाहिए इनके सैनिक अभियानों का। इसके अलावा करीब 1601 के आसपास जलालुद्दीन अकबर का अंतिम सैनिक अभियान है खानदेश पर, चांद बीबी के खिलाफ। कहते हैं कि सोने की चाबियों से यह किला खोला गया था, यानी रिश्वत देकर इस किले को जीता गया था। यह जलालुद्दीन अकबर की लाइफ का सबसे अंतिम सैनिक अभियान है खानदेश का। तो जलालुद्दीन अकबर के राजनीतिक जीवन के मुद्दों में फिलहाल इतना ही। जलालुद्दीन अकबर के राजनीतिक जीवन से जुड़े हुए मुद्दे बहुत ही रेयरली और बहुत ही कमतर पूछे जाते हैं एग्जाम में, इतने महत्वपूर्ण नहीं है। जलालुद्दीन अकबर जलालुद्दीन क्यों है, सॉरी जलालुद्दीन अकबर क्यों है, यानी महान क्यों है। अकबर शब्द का अर्थ होता है महान, क्यों है यह मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। और उनकी खासियत भी यही है कि उन्होंने अच्छे कार्य किए थे। तो उनके सांस्कृतिक मुद्दे जो है, उनके धार्मिक मुद्दे जो है, उनके निर्माण कार्य जो है वह एग्जाम में ज्यादा मैटर करते हैं, न कि राजनीतिक मुद्दे।
फिर भी आप एक आउटलाइन के तौर पर मैंने 4 युद्ध बताए, उनको याद रखें थोड़ा सा, और बाकी एक आउटलाइन याद रखें, अपना काम हो गया समझिए। ठीक है, तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद, थैंक यू, बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।